नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी मीडियम की वर्कशीट। ये 2 सितंबर है। ध्यान से देखिए, आज का टॉपिक है दो विशेष त्रिभुज समबाहु और समद्विबाहु। तो बेटा, जैसा नाम अपने आप में बता रहा है, समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हैं और समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हैं। तो आवश्यक पूर्व ज्ञान ये है कि त्रिभुज की पहचान, त्रिभुज की भुजाओं और शीर्ष को समझें। अब वो कहता है हमने एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करी। ए बी सी की बेटा सभी भुजाएं समान हैं, यानी ए बी यदि 5 सेंटीमीटर है तो बी सी और ए सी भी 5 सेंटीमीटर है। याद रखिए, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान समान होता है उस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान भी समान होता है, और वो तीनों कोणों का मान होता है 60 डिग्री। वो कैसे 60 डिग्री आता है? क्योंकि अगर त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 है और इस 180 को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाए तो ये आएगा 60 डिग्री। तो एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 60 डिग्री होता है। अब उन्होंने बूझो तो जानो में पूछा है कि क्या आप बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप कितना होगा? तो प्रत्येक कोण का माप होगा 60 डिग्री। अब वो कहते हैं कि हमने एक और त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करी जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, पी क्यू बराबर पी आर। तो बेटा, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे कहते हैं समद्विबाहु, मतलब दो भुजाएं जिसकी समान है ऐसा त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज की खास बात होती है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं समान होती हैं उन भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये भुजा इस भुजा के समान है तो इस भुजा के सामने वाला कोण और इस भुजा के सामने वाले कोण, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो बेटा, अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। अब पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि ए बी ए सी के बराबर है। तो अगर ए बी ए सी के बराबर है तो सीधे सीधे एक्स का मान क्या हो गया? 45 डिग्री। और यहाँ पे उसने कहा है कि ये दोनों 50-50 हैं। तो अगर ये 5 है तो ये सामने वाली साइड भी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। बहुत सरल सा छोटा सा उत्तर है। अगला अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। आप प्रयास कीजिए तो हम प्रयास कर लेते हैं। हमें प्रयास में वो कहता है कि ये भुजा ई एफ एफ जी के समान है। ध्यान दीजिए, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये इसको हटा देते हैं। तो वो कहता है कि ई एफ एफ जी के बराबर है और ये आपको 55 दे रखा है। तो वाई कितना होगा? तो बेटा, वाई भी 55 ही हो जाएगा क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। और थ्योरम लिखेंगे ये वाली। इसमें थ्योरम लिखे बिना काम नहीं चलेगा। ऐसे ही अब दोनों कोण बराबर दे रखे हैं तो अगर ये भुजा 8 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। और इसमें थ्योरम लिखेंगे ये वाली कि सम्मुख कोणों के समान भुजा बराबर होती है। कर लीजिए आंसर को नोट डाउन। सीधे सीधे डायग्राम बना के आंसर लिखेंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम सरल झटपट आंसर आपके सामने आ जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, तो आपने लिख लिया आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब अगली वर्कशीट है विज्ञान की, जीवन की मौलिक इकाई, और आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड। तो जिज्ञासा दीदी, पौधों की पत्तियों का रंग हरा और फूलों का रंग अलग अलग क्यों होता है? तो दीदी बताती हैं कि हम जानते हैं कि प्लास्टिड दोहरी झिल्ली वाला कोशिका अंगक है जो केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो श्वेत या रंगहीन प्लास्टिड होता है। यह अंग पादप कोशिका में खाद्य पदार्थ यानी कि प्रोटीन, स्टार्च, तेल का भंडारण करता है। और क्रोमोप्लास्ट, इस प्लास्टिड में विविध रंग के वर्णक जैसे पीले, नारंगी और लाल इत्यादि होते हैं जो पादप में फूल और फलों के विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो पत्तियों पादप को हरा रंग प्रदान करता है। और क्लोरोप्लास्ट में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जीव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। तो बेटा समझिए, प्लास्टिड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार? एक ल्यूकोप्लास्ट और एक क्रोमोप्लास्ट। ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसी का एक छोटा टाइप होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जो क्लोरोफिल होता है वो होता है। यही क्लोरोफिल होता है जो सबसे मुख्य होता है और जो सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं करवाता है। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। इसके भीतर पाए जाने वाले खाली स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं। बिल्कुल सामने ये जो खाली स्थान दिख रहा है आपको, ये स्ट्रोमा है, जो एक तरल पदार्थ मैट्रिक्स से भरा रहता है जिसमें बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जिन्हें थाइलाकॉइड कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड भी अपना डीएनए और राइबोसोम होती हैं। तो ये लिख लिया आपने। दीदी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है?
तो ज्ञान पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी जीवों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। यह क्रिया पादप कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक की वजह से संभव होती है। तो क्लोरोफिल अगर ना हो तो पादप जो है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। इस क्रिया में हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो बेटा ये जो क्रिया है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण जिसको हम कहते हैं, इसी प्रक्रिया से हमारा भोजन बनता है। पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से सोखते हैं, क्लोरोफिल उनके पास होता है, पानी ज़मीन से सोखते हैं। इन तीनों चीज़ों का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। जितना भोजन उन्होंने खा लिया, बाकी बचे हुए भोजन को वो फल में संभाल के रखते हैं, जिन फलों को हम पेड़ पौधों से लेके हम खाते हैं। और जब स्वयं जांच करोगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंगक कौन सा है। तो ये लिखा है कि आवश्यक कोशिका अंगक है प्लास्टिड, और प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट। लिख लीजिए फटाफट, या आप लिख लीजिए पहला आंसर, फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आपने कर लिया पहला क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार और उनके कार्य लिखिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, तो ध्यान से अपना क्वेश्चन लिखिए, फिर इसका आंसर भी लिखते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। तो ये है कि प्लास्टिड दोहरी झिल्ली वाला अंगक है जो केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट श्वेत या रंगहीन यह अंगक पादप कोशिका में खाद्य पदार्थ, प्रोटीन, स्टार्च, तेल का भंडारण करता है। क्रोमोप्लास्ट इस प्लास्टिड में विभिन्न रंग के वर्णक जैसे पीले, नारंगी और लाल इत्यादि होते हैं, जो पादपों में फूल और फलों के विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। जिस क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो पत्तियों पादप को हरा रंग प्रदान करता है तक। ये आपका दूसरा उत्तर। तो थोड़ा बड़ा उत्तर है क्योंकि उन्होंने उस उत्तर में सब कुछ पूछा था। कर लीजिएगा आप इस सबको नोट डाउन। मुझे लगता है आपने स्क्रीन पॉज करके अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिया होगा अपनी कॉपियों में। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो संक्षेप में वर्णन कर देते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये लिखा, पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण क्रिया है। यह क्रिया पादप कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक की वजह से संभव होती है। इस क्रिया में हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। ये आपका तीसरा प्रश्न। जानता हूँ ये थोड़ा बड़ा है, इसमें एग्जाम्पल भी लिए अभिक्रिया भी चलेगी। फटाफट लिखिए, फिर चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आपने लिख लिया है तीसरा प्रश्न। चौथे प्रश्न को देखते हैं कि क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है और कौन सी दो कोशिकांग तथा उनका अपना डीएनए होता है। तो प्रश्न आपने लिख लिया है। बड़े आंसर की तरफ ये लिखा है कि क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और अपना डीएनए किस किस का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का, प्लास्टिड का अपना डीएनए होता है। ये दोनों आपके चौथे प्रश्न का उत्तर कीजिए, इसको फटाफट नोट डाउन। चलिए बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं हिंदी की वर्कशीट पे। तो आज फिर दोबारा से हमें रसखान जी का जो अंतिम सवैया है, अंतिम छंद है, उसे पढ़ने का मौका मिला। तो अंतिम छंद में वो कहते हैं कि काननि दे अंगूरी रहिबो जबहि मुरली धनि मंद बजहो, मोहन तानन सो रस खाने अटा चढ़ी गोधन गहे न गहे, टोर कहो सिगरे ब्रज लोगिन कोलहि को किन्हे समझाए, मायवी मुख की मुस्कान संभारी न जाहे न जाहे न जाहे। अब वो क्या कहती है, व्याख्या पढ़ते हैं सीधा इसकी कि श्री कृष्ण की मुरली और उनकी मुस्कान पर कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि जब श्री कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, ताकि मुरली की मधुरतान मुझे अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। श्री कृष्ण ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली की मधुरतान छेड़ते हुए गोधन ब्रज में गाया जाने वाला लोकगीत गाने लगे तो गाते रहे, परंतु मुझ पर उसका कोई असर नहीं हो पाएगा। मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार पुकार कर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना ही समझा ले, चाहे कोई कुछ भी करे या कहे, मैं श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान मैंने
श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उनके वश में हो जाऊंगी। हाय री माँ, उनके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उनके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है। मैं उससे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूंगी। चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती। तो बेटा हमने पढ़ ही लिया, वो दो चीज़ें नहीं करना चाहती। वो मुरली की धुन नहीं सुनना चाहती और आकर्षक मुस्कान नहीं देखना चाहती। इन दो चीज़ों को वो नहीं करना चाहती। दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहता है। तो यहाँ से दूसरा प्रश्न उत्तर है, जो नीला वाला मार्क लगाया हुआ आपके सामने। श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उनके वश में हो जाऊंगी। हाय री माँ, उनके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना, संभल पाना अत्यंत कठिन है। मैं उनसे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूंगी। फिर तीसरा प्रश्न है कि भाव स्पष्ट कीजिए। मायरी वह मुख की मुस्कात समरो न जाए न जाए न जाए। तो इसका उत्तर यहाँ से आएगा। वैसे तो उत्तर यहाँ से है, ये लिखा ना मायरी मतलब हाय री माँ, पर अब यहाँ से लिखिए पूरा कि मैं ब्रिज के समस्त लोगों को पुकार पुकार कर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना ही समझा ले, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उनके वश में हो जाऊंगी। हाय री माँ, उनके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है। मैं उससे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूंगी। तो ये बच्चों, आपने पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न देख लिया। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, बिना समय वेस्ट किए, बिना समय गवाए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिए होंगे अपने तीनों क्वेश्चन। स्क्रीन को पॉज करके अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न है कि प्रस्तुत पद और शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। अब देखिए, मेरी पसंद के 5 शब्द। पहला है मुस्कान, तो श्री कृष्ण की मुस्कान सबको मोह लेती थी। दूसरा है उंगली, हाथ और उंगली साफ रखो क्योंकि कोरोना चल रहा है। प्रभाव, पढ़ने का प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ेगा। अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा भविष्य होगा। अटारी, अटारी पर चढ़कर दूर तक देखो, थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ के दूर तक दिखता है। आकर्षक, आजकल स्कूल जाना ही आकर्षक लगता है क्योंकि कोरोना चल रहा है, बाहर तो निकल नहीं सकते, तो स्कूल जाना ही आजकल सबसे आकर्षक काम हम सभी को लगता है। चलिए बच्चों, आपने इसको कर लिया है नोट डाउन। अब आपसे हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।